नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बिहार में सुशासन सरकार की। बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार में एनडीए सरकार के नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 14 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि जेडीयू के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, जितिन राम मांझी की पार्टी हमसे 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश को नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री साक्षी बने। बिहार में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मजबूत गठबंधन सरकार है, इसलिए नीतीश सरकार से बिहार वासियों को, देश को बिहार के विकास की उम्मीद है। नीतीश सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या चुनौतियां हैं, मुद्दा आपका में इस पे बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीटीआई के राजनीतिक संपादक संजीव चोपड़ा जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। संजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रभात खबर पटना के ब्यूरो प्रमुख मिथिलेश कुमार जी से। मिथिलेश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मिथिलेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। चुनाव हो चुके हैं, नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसलिए आज बात राजनीति की नहीं बल्कि बात बिहार के विकास की करेंगे। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं उसके? जी, देखा जाए नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार जो उनकी कैबिनेट की टीम बनी है 26, उनके अलावा 26 लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो उसमें अधिकतर करीब 16 चेहरे ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, पहले भी मंत्री बन चुके हैं और उनका लंबा एक अनुभव रहा है। तो उनके जो कैबिनेट की कमेटी है उनकी, उसमें कई सारे पूर्व मंत्री जो विकास के पुराने का जो पहले से काम चल रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी रही है और वो विकास के एक साथी रहे हैं। उन लोगों को जगह दी गई है। 9 लोग जो है वो नए चेहरे हैं, तो कुछ उसमें युवा भी हैं, 2 महिलाएं भी हैं जो नई कैबिनेट की सदस्य बनी है। तो कुल मिलाकर ऐसा आप देख सकते हैं कि बिहार का जो नया कैबिनेट, जो नई सरकार का गठन हुआ है, वो कुल मिलाकर विकास के रास्ते पे चलने वाली सरकार का एक द्योतक है। एक पैमाना लिखता है, पैरामीटर वो उन्होंने फिक्स किया है कि उनकी कैबिनेट में जो उनके एजेंडे हैं, जो उन्होंने चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में जो बातें कही, उस चीजों को कैसे धरातल पे लाया जाए, उसके लिए कैसे वर्क प्लान बने, उसको देखते हुए उन्होंने अपने कैबिनेट का गठन किया है। जी बिल्कुल। संजीव जी, आप कैसे देखते हैं जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात की जाती है? पिछले 2 दशकों से करीब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, स्थिर सरकार उनकी रही है, लेकिन आप कैसे देखते हैं जब हम बिहार के विकास की बात करते हैं? क्योंकि बिहार के लोगों को जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह का जनादेश नीतीश सरकार को मिला है, गठबंधन सरकार को मिला है, बिहार के लोगों की उम्मीदें अब बहुत हैं। आप कैसे देख रहे हैं? जी, जैसे नीतीश जी अभी आपने बोला कि 10वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री, तो इस बार का जो मैंडेट है 202 सीटों का, 243 में से, वो बहुत बड़ा मैंडेट मिला है एनडीए को। और जैसा बड़ा मैंडेट है उतनी बड़ी आकांक्षाएं हैं लोगों की, उतनी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। तो इस बार हालांकि 2 दशकों से नीतीश जी रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो लेकिन उनको इस बार डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो इश्यूज़, जो मुद्दे हैं बिहार के और उन लोगों के, कि एक पलायन का मुद्दा है, पॉवर्टी का मुद्दा है, जॉब्स का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है, वो सब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस बार डिलीवर करना। क्योंकि मैंडेट इतना बड़ा दिया है तो उतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं लोगों की, क्योंकि इतनी जताई है लोगों ने, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस जताया है, और ऊपर से प्रधानमंत्री ने भी इतना आश्वासन दिया है कि बिहार को हम डेवलप करेंगे। तो बिहार उन बीमारू स्टेट्स में से अब नहीं है। हालांकि बिहार
काफ़ी तरक्की कर रहा है पिछले कुछ देर से, लेकिन उसका बेस बहुत लो है। जीडीपी ग्रोथ अगर देखा जाए तो बिहार का 8.6% है, जो 6th है कंट्री में जी स्टेट जीडीपी। लेकिन अभी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं और जो बिहार है। जैसे कर्नाटक में देखा जाए तो इतना ज़्यादा वो है, तो बिहार को अगले 5-6 साल में 11-12% पे डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो गैप जो है कर्नाटक जैसी स्टेट या अदर डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए। जी, जाहिर सी बात है मिथिलेश जी, बिहार ने उन्नति तो की है, बिहार में विकास तो हुआ है, लेकिन जो विकास की रफ्तार है वो उतनी तेज नहीं है जैसा संजीव जी कह रहे हैं और जिस तरह से आर्थिक विशेषज्ञ, देश के नीति निर्माता भी कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार का जनादेश मिला है, मंत्रिमंडल का स्वरूप उभर कर आया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आशा की किरण है या नीतीश कुमार जी के लिए परीक्षा की घड़ी है? अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? ये निश्चित रूप से परीक्षा की घड़ी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि बिहार का जो अभी का पैरामीटर है, जैसे जीडीपी जो रेट है, उनका विकास दर है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, तो वो निश्चित रूप से दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में नीचे है। लेकिन शुरुआत बिहार की कहां से हुई, कैसे हुई, इसको भी देखना पड़ेगा। बिहार के साथ अब तक जो भेदभाव हुए या केंद्र, बिहार की सरकार केंद्र पर आरोप लगाती रही, केंद्र सरकार का कॉपरेशन उस हिसाब से बिहार को नहीं मिलता रहा। ये हाल के दिनों में जो अब जो सरकार बनी वो डबल इंजन की सरकार इन लोगों ने कहा, तो उसके समर्थन से या केंद्र ने जो ध्यान दिया बिहार पे, तो उसका एक रिजल्ट आया, तो कुछ चीजें सुधरी है। और अब जो 5 साल का मौका है उसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और एनडीए के नेताओं ने कहा कि ये जो समय है अगले 5 साल का, वो एक प्लेटफॉर्म तक हम आ चुके हैं। अब इस पे ऊपर चढ़ने का, विकसित राज्यों की श्रेणी में कैसे हम शामिल हो, उसका एक जो मार्गदर्शन है वो इस 5 साल में शुरू होगा। जैसे करीब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाई है, कई सारे टैक्स में रिलैक्सेशन का, जमीन फ्री में, अगर कोई कंपनी 1000 लोगों को नौकरी देती है तो उनको फ्री में जमीन दिया जाएगा, बिजली सुविधा उनको दी जाएगी। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं उन्होंने प्लान किया है और इसके लिए उन्होंने मैंडेट मांगा जनता से कि सरकार अगर बनती है तो इस चीजों को कैसे, बिहार को औद्योगिक निवेश के मामले में, सड़क पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रेल के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, बंदरगाह नहीं है, बिहार लैंडलॉक एक प्रदेश है, लेकिन कैसे उसकी कनेक्टिविटी हो, उसके मामले में कितना काम होगा, इसको आधार बनाकर वोट मांगा गया। और जो केंद्र सरकार ने समर्थन दिया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, केंद्र सरकार के कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आए और चुनाव में उन्होंने वायदा भी किया कि बिहार को एक पूरी मदद दी जाएगी, केंद्र का भरपूर समर्थन मिलेगा। तो इससे लगता है कि अब बिहार विकसित राज्य के जो कतार में जाने की बात है, वो उसमें वो पायदान पे पायदान वो चढ़ेगा। जी, मिथिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी लगभग 2 दशकों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उनका शासन है, उनका सुशासन रहा है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के सामने आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी 2 बड़ी समस्याएं रही हैं। कई और समस्याएं भी हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या किया गया और क्या करना चाहिए? गरीबी का जो स्तर है वो कैसे गरीबी कम हो, उसको आप कैसे देखते हैं? आप देखिए, 2005 में जब सरकार बनी, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय में बिहार का बजट मात्र 22 से 23 हजार करोड़ रुपए का था। आज बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ रुपए का है। अगर 22,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट ही होगा बिहार का, तो वो विकास के किस पैमाने पे वो खड़ा होगा, कितना वो पायदान आगे चढ़ेगा, किसके लिए वो काम हो पाएगा? सर, उस समय की अब बात करें तो मुझे याद है कि सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन की राशि भी बड़ी मुश्किल से ही जुट पाता था। तो विकास के काम कैसे होंगे जब 22,000 करोड़ ही पूरे राज्य का, और आबादी भी करीब 7 से 8 करोड़ की आबादी थी, तो बिहार, झारखंड का प्रदेश भी शामिल था। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की नेतृत्व में जो सरकार बनी एनडीए की, उसने स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ाया।
विकास की योजनाओं को जो उन्होंने अपनी न्याय यात्रा में जो उन्होंने वायदे किए थे सरकार बनने के पहले की सरकार बनी तो वो सुशासन का राज, कानून का राज स्थापित करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने कही थी, विकास के कई सारे पैरामीटर्स की उन्होंने चर्चा की थी। तो उस पे स्टेप बाय स्टेप वो चढ़े, बिहार आगे बढ़ा। लेकिन चूंकि गैप इतना ज्यादा था, उस परिस्थिति में दूसरे राज्यों में इतने काम हुए केंद्र के सपोर्ट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो आर्थिक आधार था, बिहार का ना तो आर्थिक आधार था, ना यहाँ सड़कें थी, एकमात्र एयरपोर्ट था जिसमें भी कोई बड़ा जहाज नहीं उतर सकता था। रोड के मामले में देखें तो एनएच का खस्ता हाल स्थिति थी, बिहार में जो दूरियां हैं वो घंटों में नापी जाती थी। तो वैसी स्थिति से नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार को अब इस स्टेज पे पहुंचाया कि अब सड़कें अच्छी बनी, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का भी एक लाभ लोगों को मिलेगा, कई सारे एयरपोर्ट्स खुले, बने और बनने जा रहे हैं। तो ये एक अभी तो शुरुआत है। अगर ये रफ्तार बनी रही तो अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बिहार जो है गुजरात, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों के, कर्नाटक जैसे, बेंगलोर जैसे शहर के बराबर पटना भी हो पाएगा। जी संजीव जी, अगर बात हम पलायन की करें, क्योंकि बिहार की जो चर्चा होती है पलायन को लेकर सबसे ज़्यादा होती है। जाहिर तौर पर अगर इंडस्ट्री नहीं होगी, रोजगार के अवसर नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे। मेरा मुद्दा ये है कि 1981 में अगर हम एक आंकड़ा देखें तो केवल 10.15% परिवारों में प्रवासी मजदूर होते थे, जबकि 2017 तक ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो चुका है। यानी अगर आप देखिए कि अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए बिहार से तेजी के साथ लोगों ने दूसरे राज्यों की ओर रुख किया। इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, दूसरे पहलू भी हैं। आप कैसे देखते हैं कि बिहार के जो मानव संसाधन है उसका उपयोग अपने राज्य के लिए हो, बिहार का विकास हो, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर स्टेट को उसके लोग ही डेवलप करते हैं। लीडरशिप एक आपको डायरेक्शन देती है, पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन डेवलप तो लोगों ने ही करना है, काम तो लोगों ने ही करना है। लेकिन अगर लोग ही बाहर चले जाएंगे, जैसे माइग्रेशन आपने कहा 10% से बढ़ के 65% तक चली गई, तो उसका मतलब क्या था कि बिहार पहले तो जंगल राज से जूझता रहा, उसके बाद सुशासन आया, जैसे नीतीश जी जाने जाते हैं सुशासन बाबू के नाम पे। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक नहीं होगा तो नेचुरली इंडस्ट्री आएगी नहीं, कोई उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा तो कोई जॉब्स नहीं जनरेट होंगी। लेकिन अब जो वायदा किया है इस बार तो बीजेपी के ऊपर भी बहुत दायित्व है, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स इस पर ही बीजेपी के अभी तक आए हैं। तो बीजेपी के ऊपर अब डबल इंजन सरकार है, सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी के ऊपर भी दायित्व है बहुत ज़्यादा कि बिहार को आगे ले जाए। उसके लिए अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है इम्प्रूव हो गई, लेकिन अब उद्योग को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने पड़ेगा। अब करीब 1 लाख से ज़्यादा करोड़ का, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए चल रहे हैं बिहार में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो गई, लेकिन एटमॉस्फेयर एक उद्योग को वहाँ अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसा इंसेंटिव। जैसे अभी बिहार की इकोनॉमी ज़्यादा रही है एग्रीकल्चर बेस्ड, तो जैसे मखाना बोर्ड बना है अभी, तो मखाना का जो खेती होती है ज़्यादा, लेकिन जैसे पहले शुगर मिल्स बहुत हुआ करती थी बिहार में, ईस्टर्न यूपी में हुआ करती थी, यूपी में अभी अच्छी चल रही हैं, यूपी में बहुत फार्मर्स को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो बिहार में नहीं, आस्ते आस्ते करके सब बंद हो गई। तो एक रीज़न तो लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ से, लेकिन उस करके जब वहाँ कुछ था नहीं तो लोग पलायन करने लगे, माइग्रेट होने लगे। लेकिन अब उसको वापस रिवर्स माइग्रेशन करने के लिए जो बिहार के रिसोर्सेज हैं वो बिहार में लगें, तो तभी जैसे आप जैसे देखेंगे कि बिहार से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज में बिहार से बहुत आते हैं, लेकिन दे आर सर्विंग अदर स्टेट्स में सर्व कर रहे हैं। बिहार में उतना नहीं हो तो चलो केडर होता है, बिहार का अपना केडर है, लेकिन उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिहार की डेवलपमेंट में। और एक बार इंडस्ट्री वहाँ आनी शुरू हो गई, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते करते आप फ्लड कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मतलब जो आसपास के स्टेट्स हैं
वही मतलब बहुत उपजाऊ ज़मीन है वहाँ की, आसपास की। जी। तो बिहार, यूपी में तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन बिहार में वो फ्लड कंट्रोल अभी नहीं हो सका, तो वो भी एक चैलेंज है। प्लस अभी आपने एक सब्सिडी स्कीम दी है विमेन के लिए, तो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत लग सकती है वहाँ पे। विमेन को आप प्रमोट कर रहे हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, छोटे लेवल पे उद्योग उनका अपना कॉटेज इंडस्ट्री चलाने के लिए। लेकिन उसके लिए प्रोत्साहन देते देते अब ये भी चैलेंज है उसको इम्प्लीमेंट करना। सो ये 5 साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं इस सरकार से। सही बात है। जिस तरह का जनादेश है, जिस तरह का भरोसा बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर जताया है, जाहिर तौर पर लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा भी है कि बिहार विकास करेगा, तेजी से विकास करेगा, विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके साथ मिलकर चलेगा। लेकिन मिथिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हम बात यहां पर एक राजनीति की नहीं, एक अच्छा बिहार बने, विकसित बिहार बने, उसकी कर रहे हैं। और विकसित बिहार की जब बात करते हैं तो बात शिक्षा और स्वास्थ्य की आती है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, यह बात ठीक है, पिछले 2 दशकों में अगर प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए, आफ्टर 12th की बात की जाए, तो हायर एजुकेशन में बिहार में जो अपने संसाधन होने चाहिए शिक्षा के लेकर, उसमें थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। और जो ड्रॉप आउट दर है वो भी काफी ज्यादा है। यह तक सुनने में आता है कि डिग्री भी समय पर नहीं मिलती लोगों को। क्या स्थिति है शिक्षा की और कैसे इसमें सुधार होगा? नहीं, मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो अपर हायर एजुकेशन की बात है, तो उसमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है। आप राज्य के जितने जिले हैं, 38 जिले हैं, 38 जिलों में सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं और उसमें एडमिशन भी हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट भी हो रहा है। सरकार ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया है, वहां बहालियां हो रही है। बाहर के अच्छे पढ़े लिखे संस्थानों से जो टीचर है वो आ रहे हैं, यहाँ पे टीचर भी है। तो एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो +2 के बाद क्या हो भविष्य बच्चों का, जिसकी चर्चा आपने की, तो एक बड़ा सेगमेंट है इंजीनियरिंग का। तो राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेज की संख्या यहाँ बहुत ही कम थी, मात्र 5 या 6 मेडिकल कॉलेज 2005 में हुआ करते थे। अब जो है उसकी संख्या 13 से 14 हो गई है। और सरकार की जो प्लानिंग है, हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, क्योंकि जिले के जो मरीज हैं उनको ट्रीटमेंट वहीं पे मिले, और वो पटना आए तो किसी गंभीर बीमारी या उसको स्पेशलाइज जो है उनसे दिखाने के लिए, तो ये व्यवस्था हो रही है। केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया। बिहार में एक एम्स पटना में पहले है, एक दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि IIM की 2 सेंटर, एक गया में खुला है, एक जहाँ पे मैनेजमेंट से लेकर बड़े चीजों की, बड़े विषयों की जो बाहर पढ़ाई होते थे वो पढ़ाई हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 है बिहार में खोले गए हैं। तो कुल मिलाकर हायर एजुकेशन पे सरकार का फोकस है और केंद्र का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। ये लेकिन इसका लाभ आप अचानक नहीं दिखेगा। आप अगर चाहे रातों रात वो तस्वीर बदल जाएगी तो वो नहीं बदलने वाली। उसमें साल, 2 साल, 5 साल का समय मिलेगा, तभी वो जो बच्चे पढ़ाई के करके बाहर निकलेंगे वो अपने लिए कुछ या फिर बिहार के लिए कुछ सोच पाएंगे। और लोगों में आप नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां विदेशों के बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हैं और पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि हायर एजुकेशन में ये अभी भी एक चिंता का विषय है कि अभी भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन बिहार में भी उनको अवसर मिल रहा है, सरकार की ओर से अवसर मुहैया कराया जा रहा है। और कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें बिहार के बाहर के भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उनका भविष्य अच्छा, सुनहरा भविष्य दिखता है। जी संजीव जी, यह मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अगर आप दिल्ली जैसे शहरों को देखें या मुंबई की बात कीजिए या देश के दूसरे शहरों की बात कीजिए, तो ऐसे तमाम बिहार के लोग मिलते हैं जो अच्छी एजुकेशन के लिए या अच्छे रोजगार के लिए बिहार से बाहर आए। उच्च शिक्षा की बात मैंने इसलिए की क्योंकि यह बात ठीक है कि पिछले 2 दशकों में बात चाहे बिजली की हो, बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या बात चाहे कानून व्यवस्था की हो, पिछले 2 दशकों में सुधार बिहार में आया है। लेकिन जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि जो गति होनी चाहिए थी वो गति नहीं है। उच्च शिक्षा के स्तर को आप कैसे देखते हैं जब बिहार और हम दूसरे राज्यों की तुलना करते हैं?
जी मनोज जी, बिल्कुल सही। एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए शिक्षा और एजुकेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर स्टेट के। बाकी स्टेट्स में देखा जाए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन गति उतनी नहीं हुई। अब जैसे मिथिलेश जी ने बताया कि एम्स भी खुला है, 2 एम्स, एक और बन रहा है दरभंगा में, लेकिन उस एम्स को उभरते हुए उसको फैसिलिटीज़ वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना या थोड़ी सी फैसिलिटीज़ देना एक सिविल हॉस्पिटल की तरह, वो इनफ नहीं है। उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके लेवल्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तभी जाके, जैसे अभी अगर हम बात करें कि दिल्ली के एम्स का नाम मतलब इंटरनेशनली है, तो वो उस करके है कि उस इंस्टीट्यूशन को बनते बनते सालों साल लग गए। अब बिहार में भी अब बनने शुरू हुए हैं, लेकिन अब थोड़ी गति तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन उसके बिना नहीं होगा। जैसे मेडिकल कॉलेजेस और खुलने चाहिए, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और खुलने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में भी आए, क्योंकि स्टेट इतनी ज़्यादा नहीं खोल सकता। प्राइवेट सेक्टर को भी, जैसे साउथ में अगर देखा जाए तो साउथ में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। सो बिहार में ये इसकी भी ज़रूरत है। तो गति बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उद्योग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब फील्ड्स में करना पड़ेगा। और पलायन भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर पलायन होता रहेगा, लेकिन पलायन तब तक होता रहेगा जब तक फैसिलिटीज़ आपके स्टेट में नहीं है। लोग तभी, जैसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी बहुत थी जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे शुगर मिल बंद हो गई, वो बंद हो गया, चीज़ें आस्ते आस्ते ख़त्म होती गई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती रही, तो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते रहे। आप देखोगे कि JNU में बिहार के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, IAS को क्रैक करने वाले बिहार से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन अब बिहार से बाहर क्योंकि निकल जाते हैं, तो बिहार में अगर फैसिलिटी मिलेगी तो वहां और इंप्रूव। बिल्कुल संजीव जी, वो वातावरण बनाना पड़ेगा कि जिसमें बिहार में ही रह के अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, और साथ ही जिस जंगल राज की बात होती है खासतौर से, कि जंगल राज में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा पलायन हुआ। जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बिहार छोड़कर बाहर पढ़ना लिखना ही बेहतर समझा। ये हाल जंगल राज का था। जो मैं सुनता हूं तो लगता है कि जंगल राज ने बिहार का बहुत नुकसान किया, लेकिन अब सुशासन का राज है। मिथिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हम बिहार की रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की अगर बात की जाए तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके चलते रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, और बिहार में जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, वो चाहे सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन हो या जो हमारे इतिहास की धरोहर है, वो भी पर्यटन, उस दृष्टि से बिहार आगे बढ़ सकता है, आर्थिक दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, तो अब उसी तरह का मंदिर सीतामढ़ी में मां सीता की मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर के लिए, निर्माण के लिए अमित शाह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने आधारशिला भी रखी। अब मंदिर अगले 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक बड़ा, जिस तरह से अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना या बनते जा रहा है, उसी तरह सीतामढ़ी बिहार का एक बड़ा केंद्र बनेगा। उसके साथ ही आप देखें, राजगीर सदियों काल से, जरासंध के काल से, महाभारत के काल से राजगीर की जो चर्चा है पुराणों में और इतिहास में, वो एक बेहतर एक पर्यटन स्थल है। वहां लोगों के आने जाने का आकर्षण है। हम बात करें पश्चिम चंपारण में भिखना टोरी जगह है। मैं आपको बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी छुट्टियां बिताने उन जगहों पे आया करते थे। वो हिमालय रेंज के पहाड़ के काफी करीब है। तो बिहार में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे पर्यटकों का वो आकर्षण का केंद्र है, और इसे उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है। सरकार ने कई व्यवस्था भी की है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो इससे तो आप देखेंगे फुटफॉल जो है फॉरेनर का और जो देसी पर्यटक हैं, दोनों का फुटफॉल बढ़ा है बिहार में। एक नई इकोनॉमी में वो उछाल भी आ सकता है। कई सुविधाएं दी गई है। पटना में 5 स्टार होटल, 3 5 स्टार होटल की मंजूरी दी गई है। इसी तरह राजगीर और बोध गया, जो भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली के रूप में है वो, और विष्णुपद मंदिर, जो हिंदू धर्म के लोगों के मोक्ष स्थली के रूप में हम
जानते हैं। तो उन जगहों पे कई 5 स्टार होटल खोले जाने की व्यवस्था की गई है, सरकार ने मंजूरी दी है, कई पाइपलाइन में है। तो एक बड़े पैमाने पे देशी और विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बिहार बन रहा है और बनेगा आगे दिनों में। इसमें भी रोजगार की कई संभावनाएं हैं। तो ये कुल मिलाकर बिहार के लिए आने वाले दिनों में सरकार स्टेबल, एक सरकार रहने से, एक स्टेबल, एक विजनरी सरकार होने से और सेंट्रल लेवल पे जो सेंटर का एक कोऑपरेटिव है वो मोमोटो होने से बिहार को आने वाले अगले 5 साल में एक बड़ा ही एक व्यापक विकास का एक दायरा यहाँ दिखेगा। जी बिल्कुल मिथिलेश जी। संजीव जी, अगर बात मैं समझना चाहूँ पर्यटन की दृष्टि से बिहार को लेकर, तमाम संभावनाएं हैं बिहार में पर्यटन के अवसर को लेकर, आर्थिक दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी और विकसित बिहार के लक्ष्य की दृष्टि से भी बात की जाए, क्योंकि दुनिया भर में फैले बौद्ध धर्म की जो जड़ें हैं वो बिहार से ही शुरू हुई हैं। एक तरह से अगर देखा जाए, बौद्ध गया दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए पटना में अच्छे होटल हैं, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, लेकिन पटना से अलग आप दूसरे शहरों में जाइए तो शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता या उसकी आवश्यकता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, पटना में भी आपको बताऊं कि होटल 5 स्टार 1-2 ही हैं, अभी तो 5 स्टार नहीं है एक्चुअली, वो अपग्रेड कर दिया गया, वो 5 स्टार एक्चुअली वो भी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे रुकना था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 स्टार के होटल में ही रह सकते हैं, तो एक होटल वो जो चाणक्य था उसको अपग्रेड किया था। लेकिन बाकी शहरों में अगर देखा जाए तो पटना के अलावा अच्छे होटल कहीं पे भी नहीं है। तो पर्यटन कहाँ से आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे जब होटल ही नहीं है। सिमिलरली आपने कहा कि लॉर्ड बुद्धा का ये सर्किट माना जाता था बिहार की धरती में सबसे ज़्यादा जी, तो बुद्धिस्ट सर्किट को प्रमोट करने से टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं, एक बुद्धिस्ट सर्किट बना के, जैसे रिलीजियस टूरिज्म बाकी जगह हो रही है तो बुद्धिस्ट टूरिज्म बिहार में प्रमोट किया जा सकता है। सिमिलरली मधुबनी की पेंटिंग्स हैं, इसको प्रमोट किया जा सकता है। बहुत कुछ किया जा सकता है इस सेक्टर में, बहुत रोज़गार देने के लिए भी और अट्रैक्ट करने के लिए भी, बाहर के विदेशों में, और रेवेन्यू भी आएगा। पर्यटन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अभी। जाहिर तौर पे संजीव जी, बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं और नीतीश कुमार की 10वीं पारी बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। एनडीए की भारी जीत जनता का विकास और स्थिरता पर विश्वास दिखाती है, लेकिन चुनौतियां गंभीर हैं। यदि रोजगार और शिक्षा पर तत्काल काम हुआ तो बिहार राष्ट्रीय पटल पर चमक सकता है। मिथिलेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।